गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने बात कर ली थी एल्कोहल को प्रिपरेशन के जितने भी मेथड थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन आज बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी फिर अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिकल स्टेट क्या होती है इनकी, वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था, मतलब ये दिखते कैसे हैं, अपीयरेंस कैसा है इनका, अपन देख के कैसे पहचानेंगे कि भाई ये अल्कोहल है। तो देख के पहचानना या फिर उसकी स्मेल से पता लगाना या फिर उसके टेस्ट से पता लगाना, ये सब किस में आता है, फिजिकल स्टेट में आता है। तो सबसे पहले अपन बात करें फिजिकल स्टेट की, तो कार्बन 1 से कार्बन 11 तक के जो अल्कोहल्स होते हैं ये पहली चीज लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड रहेंगे। दूसरी बात, इनकी स्मेल जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक स्मेल। और टेस्ट जो होता है वो तीखा होता है, यानी पंजेंट टेस्ट होता है। क्लियर है। अब इससे ज़्यादा यदि मेंबर हो जाता है ग्रेटर देन से 11, तो इनका अपीयरेंस हो जाता है वैक्स लाइक सॉलिड, मोम की तरह सॉलिड हो जाते हैं। वैक्स लाइक सॉलिड। और उसके साथ साथ इनका ना कोई टेस्ट होता है फिर उस कंडीशन में, ना ही कोई स्मेल होती है। तो ये हो जाते हैं ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। तो ये हो गई इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी। अब अपन बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या कहती है? सॉल्युबिलिटी कहती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सॉल्युबल in H2 due to hydrogen bond formation. Due to H bond फॉर्मेशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे इसमें क्या होता है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें एच बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। क्लियर है। लेकिन हायर मेंबर्स जो होते हैं, हायर मेंबर्स जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एच बॉन्डिंग वहां पर डिक्रीज हो जाती है। एच बॉन्डिंग क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यदि अपन इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है उसमें ज़्यादा होती है, 2 डिग्री एल्कोहल में उससे कम होती है,
और 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे कम होती है। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा सॉल्युबिलिटी का, 1 डिग्री ज़्यादा सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। अब सॉल्युबिलिटी यदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बात करें तो ये सॉल्वेंट्स लाइक ऑर्गेनिक, इनमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इतना आप लिखें, फिर अपन आगे के जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इनके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग के कारण। एच बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो वंडर वॉल बॉन्ड्स बढ़ने इंक्रीज हो जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात। उसके बाद आपको बात ध्यान में रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स is greater than boiling and melting points of ether and alkyl halides। एल्किल हैलाइड्स और ईथर से ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं किनके, अल्कोहल्स के। उसका रीजन ये होता है क्योंकि अल्कोहल्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ आप रीजन लिख सकते हो इसका, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में 1 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, और इसका ज़्यादा होता है 3 डिग्री अल्कोहल से। ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे 1 डिग्री जो है उसकी कंडीशन ये है, इसकी कंडीशन ये है, और इसकी कंडीशन ये है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ से 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस पर और पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ 3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस पर और ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से यहाँ सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज रहेगा किस पे, एच पे, यहाँ उससे कम रहेगा और यहाँ सबसे कम रहेगा। तो इस वजह से
जैसे जैसे H पर प्लस चार्ज ज़्यादा होता है वैसे वैसे H बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि डेल प्लस इज ग्रेटर देन डेल डैश प्लस इज ग्रेटर देन डेल डबल डैश प्लस, और चार्ज ऑन H atom increases then bond strength इंक्रीज। कौन सा बॉन्ड? H बॉन्ड। जैसे जैसे हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी H बॉन्ड की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इनका टॉक्सिक नेचर। तो सारे अल्कोहल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं। ऑल अल्कोहल्स हैव टॉक्सिक नेचर। ठीक है। यदि अपन मेथनॉल की बात करें तो ये हाईली टॉक्सिक होता है और ये नर्व टॉक्सिक होता है। नर्वस सिस्टम पर ये सीधा अटैक करता है और इसकी वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। क्लियर? C2H5 जो है ये भी टॉक्सिक होता है और इसकी वजह से बेहोशी या फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे टॉक्सिक नेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यदि अपन कंडक्टिविटी की बात करें तो अपन जानते हैं अल्कोहल्स में कोवलेंट बॉन्ड मिलता है और जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा उनमें ना तो आयंस मिल पाएंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिल पाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ग्रेफाइट जो है वो कोवलेंट होते हैं भी क्या है? कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो कंडक्टिविटी की यदि अपन बात करें तो they cannot conduct electricity due to covalent bonding। कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ना तो आयंस बन पाते हैं और ना ही इनमें क्या मिल पाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिल पाते हैं। आप फटाफट इन्हें लिखें फिर अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H मिलेगा। H मिलेगा तो एसिडिक नेचर इसका प्रूव होगा। तो अपन एल्कोहल्स का एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, किस तरह से एल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। देखिए एक जनरल रिएक्शन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई एल्कोहल है और वो क्या कर रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ मिलेगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। इसका मतलब एल्कोहल क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर शो कर रहा है। लेकिन एल्कोहल जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अब इनकी यदि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एक ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना कि C6H5 यानी कि फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपैरिजन टू मेथनॉल, और मेथनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है H2O से। उसके बाद आते हैं बाकी के सारे अल्कोहल्स और उसके बाद आते हैं टर्मिनल एल्काइंस। ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो
सारे अल्कोहल्स वीक होते हैं वाटर से, लेकिन एक मेंबर कौन, मेथनॉल, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किससे, H2 से। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए जैसे मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ क्लियर रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I minus M minus R and H and inversely proportional to plus I plus R plus M and H। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, ठीक है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की मैं बात करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है 3 डिग्री अल्कोहल से। ये है इस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होता है समझिए इस बात को। जैसे अपने पास में है ROH, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा है RrCHOH, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरा हो गया RrCOH। क्लियर, ठीक है। अब यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव निकलेगा यहां से, और यहां से ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट करने वाले 2 है, क्लियर है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ प्लस आई इफेक्ट करने वाले 3 है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। अब सॉल्यूशन में H प्लस कितनी देर तक मिलेगा वो डिपेंड करता है कि जो एनाइन बनेगा वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। अब ये एनाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करे किस पे, इस नेगेटिव चार्ज पर। यदि ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा तो H को वापस बुला लेगा, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा है। यदि मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ, यदि अपन 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो प्लस आई इसमें मैक्सिमम है, प्लस आई मैक्सिमम है। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पहले ही नेगेटिव है, तो ये H को वापस सॉल्यूशन में से ले लेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी इसकी मिनिमम हो गई। और जब स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, तुरंत H को वापस बुला लेगा, यानी बहुत कम टाइम के लिए हमको H प्लस मिलेगा, तो ये होगा वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड। क्लियर है। यहाँ यदि मैं बात करूँ तो प्लस आई शो करने वाला एक ही है, मतलब प्लस आई यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम। प्लस आई क्या हो गया, मिनिमम। प्लस आई मिनिमम है तो ये स्टेबल ज्यादा रहेगा, और ज्यादा स्टेबल रहेगा तो सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा देर मिलेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसलिए 1 डिग्री जो है वो अच्छा एसिड है, 2 डिग्री उससे वीक एसिड है, और 3 डिग्री सबसे वीक एसिड है। ये बात आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान रखनी है। अब अपन इसमें बात करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रूव करने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती है। फटाफट आप इसे लिखें।
अब अपन देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे अल्कोहल तो क्या देते हैं। एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज देंगे, क्योंकि अपन इसके एसिडिक नेचर पढ़ चुके हैं। और एसिड का मतलब होता है कि जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, साथ में क्या देता है, डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन जो होता है किसकी फॉर्म में होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है। जैसे मैं एक जनरल बात लिखूं कि एल्कोहल्स प्लस एक्टिव मेटल है, यदि ये रिएक्शन होती है तो H2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है, H2 गैस निकलेगी। अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास में है ट्वाइस C2H5 OH प्लस ट्वाइस Na। तो यहाँ देखो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, क्योंकि हम OH बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे हैं, तभी तो इसका एसिडिक नेचर प्रूव होगा। तो यहाँ से ये पूरा इसके साथ आ जाएगा, ट्वाइस C2H5 ONa प्लस H2 गैस निकल जाएगी। इसी तरह जैसे हमने लिया C2H5 OH प्लस मैग्नीशियम मेटल ले ली, तो यहाँ पर ये बन गया C2H5 O, और यहाँ हमने क्या लगा दिया Mg, 2 हो गया, प्लस H2 गैस निकल गई। तो इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम इथोक्साइड, और ये हो गया मैग्नीशियम इथोक्साइड। ये एल्कोक्साइड्स बनते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं बी, रिएक्शन विद सोडामाइड या सोडियम अमाइड। NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे अपने पास में है CH3 CH2 OH, ये कंडीशन है। तो जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो इसमें होगा क्या, इसमें एसिड जो है ये एसिड का काम कर रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी एसिड जो है वो रिएक्शन करेगा सोडियम अमाइड के साथ, और यहां पर अमोनिया फॉर्मेशन होता है। अमोनिया गैस जो है वो फॉर्म होती है। अब देखिए यहां पर मैं लेके आया NaNH2। तो देखो यहां पर आपको प्लस माइनस करना है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, क्लियर है। प्लस को प्लस के साथ जोड़ दो, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दो, तो ये बन गया CH3 CH2O, इसके साथ कौन जाएगा Na, प्लस NH2 और H अमोनिया गैस बन जाएगी। क्लियर। इस तरह से हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे अपने पास में है CH3OH, अपन ने NaNH2 लिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर बना CH3O Na प्लस NH3, ठीक है। यहाँ पर वापस सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और अमोनिया गैस इवॉल्व हो गई। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन इसका अगली रिएक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए रिएक्शन विद एक्सोस NaOH अपन देखेंगे तो
एल्कोहल्स की रिएक्शन हम एक्वस एनाइल से भी करवा सकते हैं, एक्वस एनाइल से भी करवा सकते हैं और एक्वस एल्कलीज से भी अपन करवा सकते हैं। कुल मिला के बात ये हुई, यदि अपन कहें कि एल्कोहल प्लस एक्वस एल्कलीज को मिलाते हैं तो बनता है, एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर बनता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी बात। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे अपने पास में है C2H5OH प्लस एक्वस NaOH, तो बनना ये चाहिए, सॉल्ट बन जाएगा C2H5ONa प्लस H2 बन जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्वस NaOH है, इसका मतलब इसमें वाटर है, और ये जो OH ले रहा है, यहाँ से जो H जा रहा है, यहाँ जो OH लिया जा रहा है वो इससे लिया जा रहा है, और इसमें जो वाटर है उससे वीक एसिड है कौन, एल्कोहल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है alcohols are weaker acid than water, so this cannot withdraw OH ions from water. So this reaction could not be performed. बट आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, बट मेथनॉल जो होता है वो वाटर से स्ट्रांग होता है, मतलब यहाँ अल्कोहल में क्या ले लूँ, मेथनॉल ले लूँ, तो ये रिएक्शन हो सकती है। बट methanol is a strong acid than water, so it can withdraw OH ions from H2O। तो ये रिएक्शन हो जाएगी फिर, जैसे अपने पास में है CH3OH प्लस एक्वस NaOH अपन ने लिया, तो अब ये OH यहाँ से ले सकता है। इस केस में यहाँ बनेगा CH3ONa प्लस H2, ये रिएक्शन हो सकती है। तो रिएक्शन विद एल्कली या एक्वस KOH या एक्वस NaOH के बारे में आप लोग को ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फटाफट इसे लिखें, फिर अपन एस्टरिफिकेशन करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। होता क्या है कि जब एल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एस्टर फॉर्मेशन करता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा एल्कोहल के साथ में, तो ये देता है एस्टर प्लस वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ये होता कैसे, जैसे अपने पास में है R C डबल बॉन्ड O O H प्लस R डैश
ओ एच, यहाँ हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2, यानी कि ये बन गया एस्टर और ये बन गया वाटर। अब इसमें लग ऐसे रहा कि कोई विशेष चेंज आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मेन जो क्वेश्चन बनता है वो लेबलिंग वाला बनता है। इसकी मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे, पहले लेबलिंग प्रोसेस समझा देता हूँ आपको। तो लेबलिंग क्या होती है? आइसोटॉपिक लेबलिंग। आइसोटॉपिक लेबलिंग, अब आइसोटॉपिक लेबलिंग क्या होती है इस बात को आप लोग समझें। जैसे अपने पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O OH OH। अब यहाँ जो ये आइसोटोप है ऑक्सीजन का, ये O16 है, ठीक है। और एल्कोहल में जो हम ले रहे हैं जैसे C2H5OH, ये O18 है। अब प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगा इस बात को समझिए। यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? वे रिएक्शंस जो अल्कोहल का एसिडिक नेचर प्रूव करती है। अल्कोहल का एसिडिक नेचर का मतलब ये होगा, यहाँ तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब वाटर जो बनेगा उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो तो 16 आइसोटोप होगा, और एस्टर जो बनेगा उसमें जो ऑक्सीजन आएगा वो 18 आइसोटोप वाला आएगा। इस बात का ध्यान रखना, यदि आपने अपोजिट कर दिया तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है ये आएगा तो O C2H5, तो यहाँ आ गया क्या 18 वाला आइसोटोप प्लस H2, तो यहाँ कौन सा आइसोटोप आएगा 16 वाला। इसे बोलते हैं हम आइसोटोप लेबलिंग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अपन ने ऐसे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ 18 है एंड C2H5OH यहाँ 16 है। अब आप ये रिएक्शन करवा रहे हो तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब एस्टर में ये ऑक्सीजन रहेगा और वाटर में ये ऑक्सीजन रहेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, एस्टर में ये वाला ऑक्सीजन रहेगा यानी O16, और वाटर में कौन सा चले जाएगा OH और H यानी कि 18 वाला। ठीक है, आपको यदि समझ में नहीं आता तो वापस एक बार इसको देखा अच्छे से और समझे चीज़ों को कि यहाँ H प्लस ब्रेक होता है, यहाँ OH ब्रेक होता है, यानी वाटर में OH वाला O जाएगा और एस्टर में एल्कोहल वाला O जाएगा। फटाफट इसे लिखे फिर अपन इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। अब अपन बात करेंगे एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म की, कि इसकी मैकेनिज्म क्यों होती है, कैसे होती है, आपको समझना जरूरी है क्योंकि मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। तो बात करते हैं, ये एस्टरिफिकेशन है और एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन में कैसे चीज़ें चलती है देखिए। जैसे अपने पास में है R, C डबल बॉन्ड O, ये एसिड है आपके पास में, ये OH। अब यहाँ आपने इंट्रोड्यूस करवाया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये देगा यहाँ पर H प्लस। क्लियर? अब ये H प्लस देगा तो यहाँ जो ये लोन पेयर है इसके ऊपर क्या है लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर होने की वजह से ये जो H है वो कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो ये R, C डबल बॉन्ड O H। क्लियर है? और यहाँ आ गया
OH, और अब इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज रख नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो अब कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि यहाँ ROH, जिस पर खुद पर क्या रहते हैं, लोन पर रहते हैं। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये वाली जो स्पीसी है वो यहाँ अटैक करेगी, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो गया कुछ इस तरह से, RCOH, यहाँ पर क्या है, OH, और यहाँ कौन जुड़ गया, ये पूरा ग्रुप आ गया, OH R-, और ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या, समझिए आप बात को अच्छे से, वापस मैं बता रहा हूँ। यहाँ से H+ आया, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो इस पर पॉजिटिव आ गया। ये अपना पॉजिटिव रिड्यूस करने के लिए इस बॉन्ड को लेता है तो इस कार्बन पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एल्कोहलिक ग्रुप जो है, यहाँ पर ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको देता है तो ऑक्सीजन पर खुद पर पॉजिटिव आ जाता है और ये पूरा ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाता है। अब ये बन गया इंटरमीडिएट। ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट है। और ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल है। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता है। क्या करेगा, ये करेगा इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ H+ ion on original OH नेगेटिव आयन। ये बात आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है। देखिए यहाँ जो OH बना है, ये OH एक्चुअल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहले O था, फिर H यहाँ से आया था और ये ऐसे OH बना था। और ये जो OH है ये एक्चुअल है, ओरिजिनल है, पहले से ही है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर ये यहाँ जाएगा, इस पर जाएगा तो यहाँ से H फ्री हो जाएगा और ये H कहाँ चले जाएगा, इस ऑप्शन पर चले जाएगा। यानी रीअरेंजमेंट जब होगा तो कैसा बनेगा, RCOH। कुछ देर के लिए हम इस बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं ताकि पता चल जाएगा कि ये स्यूडो है और ये ओरिजिनल है। और यहाँ पर ये O, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो है O और R-, ये ग्रुप को मैं इधर ले गया, इसको मैं यहाँ ले आया। तो यहाँ पर O, ये H और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें। क्लियर है। ये H कहाँ चले गया, इस OH पर चले गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और यहाँ होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ हो गया H2। अब ये यहाँ से इधर आएगा तो ये जो है ये फ्री हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ हो गया RCOH, यहाँ पर हो गया OR-। अब देखो
ये यहाँ से ये बॉन्ड गया है तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर जाएगा, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये आर, ये सी, अब ये यहाँ आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ओ और ये एच, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ ओ आर डैश। क्लियर है। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये एच यहाँ से निकलेगा और यहाँ हमको मिल जाएगा एच प्लस। और सॉल्यूशन में देखो यहाँ एच प्लस मिला था तो एच एस ओ फोर यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस एच एस ओ फोर। ये क्या है, एक वीक बेस है, वीक बेस, तो ये बना देता है H2SO4 प्लस यहाँ क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या रह गया, OR डैश, मतलब क्या बन गया, एस्टर। क्लियर है। और ये H2SO4 अपनी जगह वापस चलेगी। मैं वापस एक बार रिएक्शन की प्रोसीजर को आपको समझा रहा हूँ। एसिड आया, इस एसिड में से H प्लस गया, इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन, इसका प्रोटोनेशन हो गया। यहाँ पर जब ये OH इस पर H इस पर आ गया तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, तो इसको रिड्यूस करने के लिए बॉन्ड को ऊपर ले जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो अल्कोहल अपना रोल फिर इसको देगा और पूरा अल्कोहलिक मॉलिक्यूल यहाँ आके अटैच हो गया। अब बन गई एक इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ से ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है तो ये अपने आप को फिक्स करने के लिए या स्टेबल करने के लिए यहाँ से H को निकालेगा, ये H जाएगा ओरिजिनल OH पर, क्योंकि ये स्यूडो OH है, ये ओरिजिनल OH नहीं है, तो इस OH पर जाएगा तो रीअरेंजमेंट होगा तो ये OH ऊपर का ऐसे कैसे है, ये R, ये C, ये O, ये R और यहाँ से H इसके पास आ गया। अब यहाँ प्लस पे है, प्लस चार्ज है तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन से क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ से H निकल जाएगा और H सॉल्यूशन में जो HSO4 नेगेटिव था, यहाँ हमारे साथ में क्या है, प्लस HSO4 नेगेटिव, इस HSO4 नेगेटिव के साथ में H प्लस और वापस H2SO4 अपनी जगह है, कैटलिस्ट है, उसका काम है वापस जाना और एस्टर जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ये मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब इस रिएक्शन की क्या क्या खासियत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाली जो स्टेप है जहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट, ये इसकी RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब फटाफट आप इसको लिखें, फिर मैं इसके और भी पॉइंट्स या इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो हम आपको बताता हूँ। अब अपन इसकी थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस कॉन्सेप्ट को यदि अपन ध्यान में रखें तो एल्कोहल्स और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनमें कैसे चलेगी ये चीज, मैं बात करता हूं पहले एस्ट्रिफिकेशन। इन एल्कोहल्स, एस्ट्रिफिकेशन इन एल्कोहल्स की यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको मिलेगा CH3OH में सबसे फास्ट होगा, फिर C2H5OH, फिर CH3, यानी ये हो गया आपका 2 डिग्री, और
ये हो गया 3 डिग्री। तो ये मैथिल अल्कोहल ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री में देख रहे हो आप क्रिस्टलाइटिस बहुत ज़्यादा हो गया, स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल्स don't gives esterification। क्लियर है। और यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी आप देख सकते हो एस्टरिफिकेशन इन एसिड्स। तो एसिड्स में ये कॉन्सेप्ट होता है H डबल बॉन्ड O, OH is greater than CH3, C double bond OH is greater than CH3, CH2, COH is greater than CH3, C double bond O, OH is greater than CH3, 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 C डबल बॉन्ड O, OH। मतलब जो मैथेनोइक एसिड है उसमें सबसे ज़्यादा, फिर एथेनोइक में, उसके बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो सबसे पहले मैथेनोइक, वो इसमें सबसे ज़्यादा, उससे कम है एथेनोइक में, फिर 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 डिग्री में स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ लिख सकते हो आप नो एस्टरिफिकेशन। क्लियर है। तो ये इस तरह से अपन एस्टरिफिकेशन को समझ सकते हैं। फटाफट इसे लिखें, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर।